Hello everyone. Today is our first session for CA Intermediate paper number 2 Corporate and Other Law and paper number 6 Auditing and Assurance. इस सेशन में एज सच हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की एकेडमिक डिस्कशन नहीं कर रहे, रादर दोनों सब्जेक्ट की एक जनरल डिस्कशन कि बैच के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी, क्लासेस किस तरह से अवेलेबल होंगी, बैच की कंप्लीशन कब आएगी, आपको किस तरह से स्टडी करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ऐसी कुछ जनरल डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग, एक पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ ये आपके ग्रुप 1 में फॉल करता है एंड पेपर नंबर 2 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ये आपके ग्रुप 2 के अंदर फॉल करता है। पेपर नंबर 1 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ इसका एडवांस्ड वो फाइनल में पेपर नंबर 4 बनता है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, और जो पेपर नंबर 6 है इंटर में ग्रुप 2 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस उसका एडवांस फॉर्म वो पेपर नंबर 3 बनता है फाइनल के अंदर, जिसका नाम है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी सबसे पहले कि मैं इंटर की क्लास में फाइनल की डिस्कशन आपके साथ क्यों कर रहा हूं। उसका रीजन है कि जब आप इंटरमीडिएट की अपनी स्टडीज को करें तो आपका फोकस ना केवल इंटरमीडिएट के पेपर्स के ऊपर हो बल्कि उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए जो आपको फाइनल के एग्जाम में देन एंड देयर आफ्टर आपके प्रोफेशन में हमेशा आपको थ्रू आउट लाइफ हेल्प करे। यदि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट्स आपको फाइनल लेवल पर भी एंड देयर आफ्टर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सीए के प्रोफेशन का सबसे कोर एरिया ऑडिट है, और जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट एज ए सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेता है। वो अकाउंट्स को कवर अप करता है, वो टैक्स को कवर अप करता है, वो लॉ को कवर अप करता है। अकाउंट्स में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज किया, आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया, तो वेदर these financial statements are being prepared as per the applicable financial reporting framework, as per applicable accounting standards, as per schedule 3, उसकी एग्जामिनेशन कहां होगी? दैट इज इन द ऑडिट। तो जो चीज आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में आप बुक्स को बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, लेकिन क्या वो बुक एज पर एप्लीकेबल लॉ, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, उसकी एग्जामिनेशन वो हमारा मेन एस्पेक्ट है एंड दैट इज कवर्ड इन ऑडिट। एंड एट द सेम टाइम जब आप लॉ को पढ़ते हैं तो आप लॉ के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर अपने क्या प्रोविजंस देता है। लेकिन जब हम ऑडिट के अंदर चले जाते हैं तो ऑडिट में हमारी जो ड्यूटी बन जाती है वो ड्यूटी ये है टू एग्जामिन क्या हमारे क्लाइंट ने लॉ एंड रेगुलेशंस जो उनके ऊपर एप्लीकेबल थे उनकी कंप्लायंस को किया है या नहीं किया। ये एज ए ऑडिटर हमारी ड्यूटी बन जाती है। आप टैक्स लॉज को पढ़ते हैं, देन फिर हम ऑडिट के अंदर टैक्स ऑडिट पर आ जाते हैं। तो हमारी जो वर्किंग है वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को ध्यान में रख करके होनी चाहिए। आपको आगे जाकर अकाउंट्स नहीं बनाने, आपको उन अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करनी है। आगे जाकर आपको लॉ की कंप्लायंसेस को चेक करना है, आपको टैक्सेशन लॉ की कंप्लायंसेस को चेक करना है, आपको क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देनी है। ये नहीं कि आपको आगे जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। तो यदि आप एक इस एस्पेक्ट को कि अकाउंट्स की बात कर लें, लॉ की बात कर लें, टैक्स एस्पेक्ट की बात कर लें, तो इन सारी चीजों को यदि आप रिलेट करते हैं तो ये फाइनली घूमकर हमारे प्रोफेशन के अंदर ऑडिट वर्ड के ऊपर चला जाता है। तो जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यही सब्जेक्ट आगे जाकर आपके प्रोफेशन में यूज्ड होने हैं। तो आप
यदि आज एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, देन प्रोफेशन के अंदर आप अच्छी तरह से इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज को अप्लाई करवा पाएंगे। सो इंटर लेवल के ऊपर ही आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी अप्रोच एग्जामिनेशन पॉइंट, देखो वो तो जरूरी है, रीजन बीइंग कि जब तक एग्जाम पास नहीं होंगे तो सीए कैसे बनेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म मोटिव पर मत रहना कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम आपका फोकस है। आपका फोकस आपकी लाइफ है, आपका प्रोफेशन है, और सीए फाइनल भी है। यदि इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं तो इंटरमीडिएट के एग्जाम पास करना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग बनाने हैं कि फाइनल के अंदर यही चीजें जब एडवांस होती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी हो कि जब आप प्रोफेशन के अंदर जाएं तो आप अपनी इन सब्जेक्ट की नॉलेज को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करा पाए। सो इसी थॉट के साथ हम अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे। तो मैंने यहां पर अपने बैच के कुछ मेन पॉइंट्स को कवर अप किया है, जिसमें लॉ ऑडिट दोनों की डिस्कशन मैं आज कर रहा हूं आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट, लॉ के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर अप्रोक्सीमेट 72 होंगे एंड ऑडिट में 54। एक लेक्चर के अंदर एक या एक से ज्यादा वीडियोस हो सकते हैं। जैसे किसी टॉपिक के अंदर कि मुझे एक लेक्चर को कवर अप करने में 2 वीडियो बनानी पड़ी, तो मैं उनको लेक्चर का नंबर देकर ए और बी लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर मुझे 2 वीडियो बनाई मैंने, तो मैं उनको 4A एंड 4B कर दूंगा। लेक्चर नंबर 5, एक सिंगल वीडियो में ही मेरा टॉपिक कवर अप हो गया, तो उसका लेक्चर 5 के नाम से ही वो आ जाएगा, उसकी नंबरिंग 5 से हो जाएगी। सो 72 लेक्चर्स हैं लॉ के अप्रोक्सीमेट एंड 54 लेक्चर्स हैं ऑडिट के। एक लेक्चर को आप एक सिंगल क्लास में भी पा सकते हैं, और हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर की 2 या 2 से ज्यादा क्लास भी मिल जाए। लेक्चर का शेड्यूल मैंने इसी पीडीएफ के अंदर लगाया हुआ है। लॉ के 72 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके लेक्चर नंबर 72 तक, एंड ऑडिट के लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके लेक्चर नंबर 54। किस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कौन से चैप्टर को कवर अप किया जाएगा वो इस डिटेल्ड लेक्चर प्लान के अंदर आपको बताया गया है। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करने में कि ऑडिट के अंदर आपको इतने लेक्चर के ऊपर टाइम लगाना है, लॉ के अंदर आपको इतने लेक्चर्स के ऊपर टाइम लगाना है। देयरआफ्टर एक लेक्चर की ड्यूरेशन दैट विल बी टेंटेटिव 2 आवर्स है, बट हो सकता है यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करने में कम समय लगे, देन वो 1 आवर भी हो सकती है किसी लेक्चर के अंदर, और हो सकता है किसी टॉपिक को कवर अप करने में ज्यादा समय लग जाए, तो वहां पर वो ड्यूरेशन दैट मे बी अप टू 3 आवर्स। इसके अलावा एक डाउट हमेशा स्टूडेंट्स का रहता है पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्लासेस के अंदर, और वो है सर जो क्लासेस होंगी वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स होंगी या पुरानी रिकॉर्डिंग होंगी। बैच हमारा लेटेस्ट है। लेटेस्ट बैच का मतलब कई बार स्टूडेंट इस चीज को मान लेते हैं कि सर सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, जिन टॉपिक के अंदर सब्सटेंशियल चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है, वो टॉपिक पूरी तरह से नया रिकॉर्ड किया जाएगा। जिन टॉपिक्स के अंदर इधर कोई चेंज नहीं है या फिर कोई माइनर चेंज है, उन टॉपिक्स के अंदर जो पिछले बैचेस की क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल हो सकती है, और हो सकता है उनके लिए भी मैं नई रिकॉर्डिंग्स को बना दूं। सो जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो सब कवर होगा, बट रिकॉर्डिंग हो सकता है करंट रिकॉर्डिंग हो, नई रिकॉर्डिंग हो, और हो सकता है क्लास की रिकॉर्डिंग पिछले बैच की हो। बट जहां पर भी यदि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई बहुत माइनर सा चेंज आया है, तो हम उसकी अमेंडमेंट क्लास एवरी ईयर
एग्जाम से एक महीना पहले, जैसे मई के एग्जाम होते हैं तो मार्च में, नवंबर में एग्जाम होते हैं तो सितंबर में, वो आपको अवेलेबल कराएंगे अमेंडमेंट क्लासेस। अमेंडमेंट क्लासेस यूट्यूब पर आएंगी और इसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट है altclasses.in, उसके नॉलेज पोर्टल के ऊपर भी वो अमेंडमेंट क्लासेस अलोंग विद अमेंडमेंट नोट्स आप लोगों को अवेलेबल होंगी। ये बात हो गई रिकॉर्डिंग्स की। इसके अलावा क्लासेस की वैलिडिटी 700 डेज की है। कुछ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होगा डेफिनेटली कि सर हम अभी एक ग्रुप दे रहे हैं ग्रुप 1, और सेकंड ग्रुप जिसमें ऑडिट फॉल करता है वो हम 6 मंथ्स के बाद देंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक, जो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल क्लासेस ले रहे हैं उनका तो कोई कंसर्न रहेगा ही नहीं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्बो लिया है लॉ का एंड ऑडिट का, तो ग्रुप 1 वो अभी अपीयर होंगे एंड ग्रुप 2 में वो 6 मंथ्स के बाद अपीयर होंगे। आप अपनी क्लासेस को जब भी देखना चाहें आप अपनी क्लासेस को तब देख सकते हैं। हमने अप्रॉक्सीमेट 23 मंथ्स की वैलिडिटी आपको दी है क्लासेस की, और यदि किसी भी क्लास में कोई टॉपिक में सिग्निफिकेंट बड़ा मेजर चेंज होगा तो वो क्लास आपकी गूगल ड्राइव पर अपने आप रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो आप चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग बड़े आराम से कर सकते हैं ऑडिट के सब्जेक्ट की, कि आपको अभी करना है ग्रुप 1 के एग्जाम के साथ या ग्रुप 1 के एग्जाम देने के बाद आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है। और इसके साथ कई बार होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि देना तो हमें ग्रुप 1 ही है, बट हम एक काम करते हैं कि ग्रुप 2 की भी कुछ क्लासेस पहले ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में तो ग्रुप 1 के लिए 8-9 महीने का टाइम मिल जाता है, ग्रुप 2 के लिए 5-6 महीने का ही टाइम मिलता है। तो आप कुछ क्लासेस अभी देखना चाहें ऑडिट की अभी देख लें, जो एक एक ग्रुप करके देख रहे हैं, एक एक ग्रुप करके एग्जाम में अपीयर होंगे, और कुछ क्लासेस बाद में देखना चाहें बाद में देख लें। और रिवीजन के पर्पज से हमने इन क्लासेस का व्यू जो इन जनरल हम 1.5 रखते थे, 1.5 की जगह हमने उस व्यू को भी एनहांस किया है एंड दैट इज 1.7, सो दैट आप अपने इन दोनों पेपर्स को प्रॉपरली प्लान कर सकें। आप अपने हिसाब से ऑडिट की तैयारी को डिसाइड कर लें कि आपको कुछ क्लास, आपको बोथ ग्रुप देना है, फिर तो सारी क्लास आप देखेंगे ही अभी। लेकिन यदि आपको एक एक ग्रुप करके देखना है तो लॉ की क्लास आप पूरी ले लें, ऑडिट की क्लासेस वो आपकी चॉइस है, ग्रुप 1 के पेपर देने के बाद देख लें सारी क्लासेस, या ग्रुप 1 के पेपर से पहले भी कुछ क्लासेस आप देखना चाहें देख लें, और बाकी बची हुई क्लासेस वो आप बाद में देख सकते हैं। और जो क्लासेस आपने ग्रुप 1 के एग्जाम से पहले देख ली उनको भी आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। रीजन, हम आपको आराम से उसके व्यूज जो दे रहे हैं 1.7 टाइम्स आपको व्यू दे रहे हैं, मींस 100 आवर्स की क्लासेस के लिए आपके पास 170 आवर्स अवेलेबल है। बैच 4 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, टेंटेटिव कंप्लीशन डेट 31 जुलाई है। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों रखा? इतना लंबा ड्यूरेशन इसलिए रखा कि ताकि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अप्रोप्रिएट टाइम दें और इस सब्जेक्ट की भी रिवीजन साथ साथ करते रहें। वो हमें पता है कि जब आप 4 सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट को इकट्ठा लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक टाइम चाहिए होता है कि जिस टाइम के अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें और इस सब्जेक्ट को भी थोरोली टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। सो फॉर दिस पर्पस मैंने इस बैच का टोटल ड्यूरेशन लगभग 5 महीने का रखा है। हां, इसमें हो सकता है कुछ दिन का थोड़ा बहुत डिले हो सकता है कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग में कुछ कई बार समय लग जाता है, कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, जैसे लास्ट ईयर पेंडेमिक आ गया था। तो ऐसी कुछ अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए एक डिस्क्लेमर है, देयर माइट बी ए डिले अप टू 3 to 4 months और 3 to 4 weeks, नॉट मंथ्स, 3 to 4 weeks। क्लासेस गूगल ड्राइव पर अवेलेबल होंगी और कोशिश होगी कि एवरी वीक में जितनी क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं वो नेक्स्ट वीक के मंडे या ट्यूसडे को आप लोगों की गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाए।
तो आपको बार बार गूगल ड्राइव को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन, या बेटर है वेडनेसडे का डे डिसाइड कर लो कि इस दिन आपके पास इस लास्ट वीक में जितनी क्लासेस रिकॉर्ड हुई होंगी वो आपके पास वेडनेसडे को गूगल ड्राइव में अवेलेबल होंगी, और उस दिन डाउनलोड कर लो और अगले वेडनेसडे तक उन क्लासेस को देख लीजिए। नेक्स्ट वेडनेसडे आपके पास नेक्स्ट लॉट आ जाएगा क्लासेस का। सो क्लासेस वीकली बेसिस पर आएंगी ऑन एवरी मंडे और ट्यूसडे। मंथ वाइज भी एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाया है, इट इज ओनली अ टेंटेटिव शेड्यूल। कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम इसी शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, कि जैसे मार्च के मंथ में हम आपको लॉ के पहले 3 चैप्टर और ऑडिट के पहले 2 चैप्टर, अप्रैल के मंथ में लॉ के नेक्स्ट 3, ऑडिट के भी नेक्स्ट 3, मई के मंथ में लॉ के नेक्स्ट 3, ऑडिट के भी नेक्स्ट 3 चैप्टर, जून के मंथ में 2 चैप्टर ऑडिट के, 2 चैप्टर लॉ के, एंड जुलाई के मंथ में रिमेनिंग 3 चैप्टर्स ऑफ लॉ एंड 3 चैप्टर्स ऑफ ऑडिट आपको अवेलेबल हो जाए। सो ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है मंथ वाइज क्लासेस का, और डिटेल्ड लेक्चर वाइज शेड्यूल वो भी इस पीडीएफ के अंदर लगाया हुआ है। पेज नंबर 2 पूरा का पूरा हमारा डिटेल्ड लेक्चर वाइज शेड्यूल है। नाउ इसके अलावा मैं आपके साथ आपका एक जो पेपर पैटर्न है इन दोनों ही पेपर्स का वो डिस्कस करने जा रहा हूं। एग्जाम पैटर्न, आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पेपर 2 पेपर 6 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज एग्जाम में पूछी जाती हैं, और पार्ट बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जो पार्ट ए है दैट इज ऑफ 30 मार्क्स एंड पार्ट नंबर बी इज ऑफ 70 मार्क्स। एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के लिए आईसीएआई ने अपनी अभी एक बुकलेट रिलीज की है जिसको उन्होंने केस सिनेरियोज का नाम दिया है, एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज। जो इसमें केस हैं अराउंड 40 केस स्टडीज हैं, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, और अराउंड 150 के अराउंड एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं कर रखे इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने टोटल में एमसीक्यू दे दिए हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं दिए हैं। हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल कराएंगे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, और इसके साथ जो आईसीएआई की केस स्टडीज हैं वो केस स्टडीज भी आपको एज सच अवेलेबल होंगी। वो हमारे शेड्यूल में जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर नहीं है, रादर उनको मैं अलग से आपको रिकॉर्ड करके अवेलेबल कराऊंगा। प्रैक्टिस सेशंस ऑन इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो एमसीक्यू, लॉ एज वेल एज ऑडिट के, वो इन एडिशन टू क्लास लेक्चर्स हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। जो पास्ट में हमने कराई हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, और नई केस स्टडीज एज पर द आईसीएआई बुकलेट वो भी हम आपको रिकॉर्ड करके अवेलेबल कराएंगे। और कुछ केस स्टडीज के आपको सेशंस मिल जाएंगे, बाकी केस स्टडीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। वो केस स्टडीज आपको प्रैक्टिस करनी कब है? जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि केस स्टडीज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर पूछे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर वो क्वेश्चंस फ्रेम एज सच नहीं होते। यही चीज ऑडिट के पेपर में भी है और यही चीज लॉ के पेपर में भी है। 70 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूरे बुक सिलेबस को कवर अप करेंगे।
अब आपके पास क्वेश्चंस का सोर्स क्या है? क्वेश्चन का एक तो सोर्स हो गया स्टडी मटेरियल ICAI का, आपको उससे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। दूसरा ICAI की RTPs, तीसरा ICAI के MTPs, फोर्थ ICAI के जो पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चंस है कई जगह पर उनके आंसर नहीं होते, किसी पैरा का रेफरेंस दे देते हैं वो। आरटीपीस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो अमेंडमेंट्स है वो लेटेस्ट आरटीपी जो आएगी वो अमेंडेड आएगी, पुरानी आरटीपी तो अमेंड नहीं करता ICAI। यही हालात MTPs के भी हैं, यही हालात पास्ट एग्जाम्स के भी हैं। और फिर जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह से आपको करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? हम आपको अपना एक स्कैनर प्रोवाइड करेंगे। इसको आप क्वेश्चन बैंक का नाम भी दे सकते हैं, स्कैनर का नाम भी दे सकते हैं। और इसमें अटेम्प्ट वाइज आपको एक चार्ट मिलेगा कि पास्ट में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे चैप्टर 1 है ये लॉ का, मई 18 में 6 मार्क्स, नवंबर 18 में 10 मार्क्स, मई 19 में नहीं पूछा गया, नवंबर 19 में 4 मार्क्स, मई 20 का एग्जाम कैंसिल हो गया था कोविड के कारण, नवंबर 20 में एंड जनवरी 21 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर आपको इसमें एक टेबल भी मिलेगी। उस टेबल के अंदर क्या होगा, किस अटेम्प्ट में एग्जाम का क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर यहां लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर क्या था, टॉपिक किस चीज के ऊपर वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, उसका आंसर, सुजेस्टेड आंसर जो हमने अपने इस कंटेंट में, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आप जिस नंबर पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और कितने मार्क्स का पूछा गया था। नहीं पूछा गया था तो हम इसमें लिख देंगे नो क्वेश्चन आस्क्ड। फिर आप एक एक करके इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन उसका आंसर, आंसर को प्रॉपर पॉइंट वाइज फॉर्म के अंदर तैयार किया गया है सो दैट आप उनकी प्रॉपर लर्निंग कर सकें। जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी ध्यान में रखा गया है। पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एक्सप्लेनेशन, एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन। इस फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी केस स्टडीज के आंसर्स देने होते हैं, चाहे वो ऑडिट का पेपर हो या वो लॉ का पेपर हो। स्टडी मटेरियल के अंदर जो नया स्टडी मटेरियल ICAI ने लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में दिसंबर या नवंबर में रिलीज किया था, उस बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल्स भी हैं चैप्टर के बीच में, उन सबके भी क्वेश्चंस को फ्रेम करके अलोंग विद क्या आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन बैंक में हमने कवर अप किया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये एग्जाम्पल्स हैं स्टडी मटेरियल के 1, 2, 3। फिर ये स्टडी मटेरियल के अंदर जो लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है वो, और यहां पर रेफरेंस भी दे दिया गया है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ये फिर एग्जांपल्स हैं स्टडी मटेरियल के। ये मई 18 की RTP में, मई 19 की RTP में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है, मई 18 के एग्जाम में आया, अक्टूबर 20 के मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन नवंबर 18 के एग्जाम का है, ये क्वेश्चन अगेन नवंबर 18 के एग्जाम का है, ये नवंबर 19 के एग्जाम का है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उसका कंप्लीट रेफरेंस भी मिलेगा कि क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया था और क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर था। क्या वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है, RTP में भी पूछा गया था, MTP में भी पूछा गया था, और उनके आंसर आपको बिल्कुल अपडेटेड आंसर मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अभी। ये एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शायद ये इस चैप्टर का, ICAI के स्टडी मटेरियल में भी है, मई 18 के एग्जाम में 6 मार्क्स का आया था, और अक्टूबर 20 के मॉक टेस्ट पेपर में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नाउ अब इस प्रोविजन में अमेंडमेंट आ गई, अब इस प्रोविजन में अमेंडमेंट आ गई। जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया
वो स्टडी मटेरियल दिसंबर तक की अमेंडमेंट्स को कवर अप कर रहा होगा, शायद दिसंबर या नवंबर तक की जब वो इशू हुआ था। ये अमेंडमेंट आ गई जनवरी में, और आपका एग्जाम, जिनका एग्जाम नवंबर 21 या उसके बाद है, तो आपके एग्जाम के अंदर ये अमेंडमेंट्स जो 30 अप्रैल तक की हैं वो सारी की सारी पूछी जानी है। अब स्मॉल कंपनी की जो ये डेफिनेशन है, इसमें एक चेंज आ गया एज पर रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज टी के थ्रू, और ये जो लिमिट्स हैं ये हो गई चेंज। 1 अप्रैल 2021 इनकी इफेक्टिव डेट है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, आपको हमारे इस कंटेंट के अंदर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। जो भी चेंजेस होते जाएंगे हम उन चेंजेस को नोट्स में कवर अप करते चले जाएंगे, और उसकी ड्यू नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। ALT क्लासेस के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। सो इन दिस मैनर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस है, उसके लिए मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूं, यू कैन बिलीव ऑन दिस क्वेश्चन बैंक। आप इस क्वेश्चन बैंक पर बिलीव कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के, RTP के, MTP के, पास्ट एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, एंड इवन स्टडी मटेरियल में चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स भी हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी प्रॉपर क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस स्कैनर में, क्वेश्चन बैंक में ड्यूली इनकॉर्पोरेट किया गया है। राइट, ये बात हो गई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। नाउ अब जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, अब उसकी बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब दूसरी डिस्कशन है मेरी आपके साथ क्लास नोट्स को लेकर। क्लास नोट्स के अंदर जब हमारी डिस्कशन आएगी तो उसमें मैंने अपने क्लास नोट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर तैयार कर रखा है। जो मेरी अपनी एक बिलीविंग है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर यदि हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं, उन चीजों को बेटर तरीके से स्टडी भी किया जा सकता है, और उनको लर्न करना भी कंपैरेटिवली आसान है, और उनकी रिवीजन भी आसान है। तो जब आप इस चैप्टर को देखेंगे, मैं आपको ये चैप्टर दिखाता हूं पूरा। इस चैप्टर के अंदर आपको हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से सेक्शंस कवर होंगे, सबसे पहले आपको ये एक टेबल मिलेगी, समरी, जिसकी हेल्प से आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं सेक्शन के नंबर की और सेक्शंस के टाइटल की। देयर आफ्टर फिर एक एक टॉपिक की डिटेल डिस्कशन, और जहां पर भी जरूरी होगा उनके पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको हर टॉपिक के साथ देखने को मिलेंगे। जहां पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल्ड कवरेज किसी दूसरे चैप्टर में होगी, उसका लिंक दे दिया जाएगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन थी, इसमें सेक्शन 133 का रेफरेंस था, जिसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 9 में कवर अप करने वाले हैं। टॉपिक को हमने अपनी तरफ से जहां तक पॉसिबल है पॉइंट वाइज कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को स्टडी कर सकें। कुछ चीजें जो जहां पर हमें लगता है कि आपकी नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज इसलिए कि आपको आगे फाइनल के एग्जाम में भी बैठना है, आपको आगे जाकर सीए की प्रैक्टिस करनी है, और स्टडी मटेरियल ने उनको कवर अप नहीं किया है, तो उनका आइडिया आपको हो। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्टडी मटेरियल में नहीं पूछा गया, तो हम ऐसी कुछ चीजें जिनके बारे में आपके माइंड में एक थॉट हो, आपको पता हो कि हाँ ये चीज है, वो हम इन नोट्स में कवर कर देंगे, बट एक लाइन उसके साथ डाल दी जाएगी, नॉट कवर्ड इन ICAI स्टडी मटेरियल। जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं स्टडी मटेरियल ने कवर नहीं कर रखी हैं, बट हमने आपको सेक्शन की एक नंबर वाइज सेक्शन आपको बताने हैं, ताकि आपको पता हो कि सेक्शन 2 क्लॉज 3 के बाद 2 क्लॉज 4 में क्या आता है। अब स्टडी मटेरियल में ये डेफिनेशन नहीं है, उन्होंने ये वर्ड ही नहीं लिखा, गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फाइनल में पढ़ना है आपको। बट हमारी कोशिश होगी
स्टडी मटेरियल ने नहीं दिया, फाइनल में पढ़ना है, थोड़ा सा हिंट हम आपको देकर चले। वेयर एवर रिक्वायर्ड, पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको हर एक टॉपिक पर जहां जरूरत है वहां पर मिलेंगे। रेफरेंसेस दूसरे सेक्शन के आपको मिलेंगे सारे के सारे। इस तरीके से हमारे क्लास नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। ये सारा हमारा चैप्टर 1 के क्लास नोट्स चलते चले जा रहे हैं, और कोई भी अमेंडमेंट यदि आती है जैसे जैसे क्लास चल रही है, जैसे मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं, लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52, इसके अंदर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, और इसको नोटिफाई किया गया बाय ऑन 22 जनवरी 2021। ये आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपकी आरटीपी आएगी अगस्त 2021 में, तो ये नवंबर 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं 30 अप्रैल तक की, हम सारी अमेंडमेंट्स को कवर अप करके चलेंगे। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट तो इफेक्टिव हो गया इस डेट से, 22 जनवरी से, इस क्लॉज के रेफरेंस में। फिर इसके बाद नया रूल ऐड हुआ, रूल 2A ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल, जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से लिस्टेड कंपनी के रेफरेंस में। अब आप इन टॉपिक्स को ढूंढने जाएंगे स्टडी मटेरियल में तो ये टॉपिक नहीं मिलने वाले। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के आंसर आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज में जो पुरानी है उनमें ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हां, हम आपको अपडेटेड आंसर्स प्रोवाइड करें, हर एक टॉपिक का अपडेटेड आंसर आपके पास अवेलेबल हो। सो इन दिस मैनर, जहां पर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होंगी वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया। ये तो चेंज है पहले चैप्टर के, एक लिस्टेड कंपनी का चेंज था, और फिर दूसरा चेंज आया था स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज टी ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल अमेंड हुआ, और इसके अंदर ये नई लिमिट आ गई स्मॉल कंपनी की। आपने फाउंडेशन लेवल के ऊपर भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशंस को पढ़ा होगा, बट अब वो डेफिनेशन 1 अप्रैल 2021 से चेंज होगी, और आपके एग्जाम में ये जो नई डेफिनेशन है, ये जो नया क्राइटेरिया है स्मॉल कंपनी को डिटरमिन करने का, वो नवंबर के एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। सो इन दिस मैनर इन नोट्स को तैयार किया गया है। तैयार करते वक्त 4-5 बातों का जिनका मेन ध्यान रखा गया है। नंबर 1, टेबुलर फॉर्म के अंदर हो, पॉइंट वाइज फॉर्म के अंदर हो, अपडेटेड हो, सारे क्वेश्चंस को कवर अप करते हो, क्वेश्चन आरटीपी के हो, एमटीपी के हो, एग्जाम के हो, स्टडी मटेरियल के हो, सबको कवर अप किया जाए, उनका प्रॉपर रेफरेंस रखा जाए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कवर अप कर सकें। देयर आफ्टर फिर ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज एज वेल एज चैप्टर वाइज, जैसे छोटे चैप्टर हैं, जैसे ये पहला चैप्टर बड़ा छोटा है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे लास्ट में डाल दिए गए, और जो बड़े चैप्टर्स होंगे उनके अंदर एक बड़ा टॉपिक खत्म हुआ, मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसके अंदर मेमोरेंडम का भी टॉपिक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी टॉपिक है, चेंजेस ऑफ क्लॉजेस का भी टॉपिक है, तो वहां पर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज। लेकिन जो छोटा चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर था छोटा, तो इसमें चैप्टर के एंड में इन क्वेश्चंस को लगाया गया है अलोंग विद हिंट। हिंट देने का ऑब्जेक्टिव है कि आप जब अपनी पहली बार स्टडीज करें तो आप थोड़ा सा अपने आप प्रैक्टिस करें कि इन क्वेश्चंस का क्या आंसर कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बनता है और इसका क्या आंसर आना चाहिए। सो इस तरीके से मेन बुक के अंदर जो मेन हमारे क्लास नोट्स हैं, इनके अंदर आपको क्वेश्चन अलोंग विद हिंट मिलेंगे, और यही सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन, इसका डिटेल्ड आंसर आपको स्कैनर के अंदर मिल जाएगा। यही सेम सीक्वेंस रहेगी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्लास नोट्स में देखा अलोंग विद हिंट,
वही क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा, कैसे आपको एग्जाम में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, वो आपको स्कैनर के अंदर मिल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट योर क्लास नोट्स। टेबुलर फॉर्म में होंगे, पॉइंट वाइज आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस सारे आरटीपीस के, एमटीपीस के, जितने भी क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम्स के, स्टडी मटेरियल के, टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट, वो नोट्स में कवर होंगे, ड्यूली अमेंडेड होंगे, अपडेटेड होंगे। जो चीजें स्टडी मटेरियल में, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल साल में एक बार देता है और वो आ चुका है लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में। अब स्टडी मटेरियल अगले साल आएगा, अगले साल क्या, इस साल के एंड में, लेकिन वो आएगा अगले साल के एग्जाम्स के लिए। तो तब तक हम क्या जो अमेंडमेंट्स आनी है उनको रोक कर रखेंगे? नो, जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आती चली जाएंगी हम अपने नोट्स में चेंजेस करते चले जाएंगे और आपको ड्यूली इन्फॉर्म करते चले जाएंगे। सो ये बात हो गई क्लास नोट्स की। लेक्चर प्लान मैंने आपको बता दिया, क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ लेक्चर्स सब डिस्कशन हो गई। और इसके अलावा अब और क्या चीजें बची हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको काम करना है वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिए, बट हो सकता है कुछ पॉइंट्स पेंडिंग हो, जो जैसे जैसे फिर हम अपनी क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम उन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको गाइड करते चलेंगे। सो क्लासेस को करते वक्त फिर एक चीज आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि जब आप इन क्लासेस को कवर अप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इन क्लासेस को, तो आपका फोकस एट प्रेजेंट नंबर 1 इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना, एक फोकस। नंबर 2 फाइनल लेवल के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांगली बिल्टअप करना। नंबर 3 आप आगे जाकर जब सीए की प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी इस सब्जेक्ट नॉलेज को एप्रोप्रिएटली यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए, उसके लिए आपको जो अपनी स्टडीज करनी है एक प्रोफेशनल तरीके से करना। ठीक, मैं यहां पर एक चीज आपको और थोड़ा सा गाइड करूंगा कि कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट क्रैमिंग के ऊपर छोटे छोटे निमोनिक्स बनाकर उनके ऊपर काम करते हैं। दो, शॉर्ट टर्म के लिए ये एक अच्छा टूल है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, काफी स्टूडेंट इन चीजों को फॉलो करते हैं, बट मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं इन निमोनिक्स को यूज नहीं करता। मेरी जो वर्किंग है और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट्स फॉलो करें वो कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप करें। निमोनिक्स में तो आपने पूरी तरह से क्रैमिंग की है। आई एग्री कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यदि हम उस क्रैमिंग को क्रैमिंग नाम देकर लर्निंग का नाम दे दें, जो मल्टीपल रिवीजन के साथ आए और कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे, तो शायद आपके एग्जाम के लिए भी, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए भी, आपके जो प्रोफेशन है उसके लिए भी डेफिनेटली एक बहुत बहुत अच्छा टूल का काम करेगा। सो रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि आप क्रैमिंग में एक जो निमोनिक्स वाली चीजें हैं उनको यदि अवॉइड कर पाए तो आप उनको अवॉइड करके कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, सो दैट आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें और प्रोफेशन के अंदर भी आप अपनी इस नॉलेज को एप्रोप्रिएटली अप्लाई कर पाए। तो ये चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, दैट इज फॉर कॉर्पोरेट लॉ पेपर एज वेल एज फॉर द ऑडिट पेपर। और जो हमारे लेक्चर्स हैं, अब वो लेक्चर्स आपको कब कब अवेलेबल होंगे? मंथली प्लान तो मैंने आपको दिखा ही दिया था कि इस मंथ आपको जो क्लासेस अवेलेबल होने वाली हैं
लॉ के अंदर पहले 3 चैप्टर और ऑडिट के अंदर पहले 2 चैप्टर्स। ये क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल होंगी और क्लासेस आज से मतलब हम इस सेशन के बाद मैं फर्स्ट क्लास को रिकॉर्ड करूंगा और जो रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की वो आपको वीकली बेसिस पर हम मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करेंगे और फर्स्ट लॉट जो आपको अवेलेबल होगा वो 10th ऑफ मार्च को अवेलेबल होगा। इसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर गूगल ड्राइव पर आपकी क्लास अपलोड होती रहेंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर 31st ऑफ जुलाई 2021। हाउएवर, ड्यू टू वेरियस अनसर्टेनिटीज जो चल रही हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए 2-3 हफ्तों का, तो दैट इज मैनेजेबल। आई थिंक मैनेजेबल है क्योंकि आपके एग्जाम नवंबर में है, तो इतना डिले मैनेजेबल होगा। बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस डेट तक ही बैच को कंप्लीट कर दूं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्टरी सेशन। आई होप ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा एक प्लान को डेवलप करने में। जो आप अपने माइंड में एक प्लान बनाना चाहते हैं अपनी स्टडीज का कि आपको स्टडी किस तरीके से करनी है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो उन चीजों में ये सेशन भी आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।